एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हमारा चैप्टर फेडरलिज्म। एक्चुअली अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं पूरा चैप्टर फिर से पढ़ाने वाली हूं तो ऐसा नहीं है। बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं इस चैप्टर के टॉप 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, व्हिच एक्चुअली मींस कि वी हैव अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जहां पे हम लोग मल्टीपल चॉइस, असर्शन, रीजन बेस्ड, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस सेशन इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोग फेडरलिज्म चैप्टर को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को एक वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, प्लस ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत बारी रिपीट होते हैं, बहुत बारी बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर आते हैं। सो यस, दीज आर एक्चुअली द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और अगर आपको चैप्टर रिवाइज करना है तो भी ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अभी इसकी इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको समझा दी है, अब जो है सेशन में एंड तक बने रहना है और हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग साथ में मिलकर अटेम्प्ट करेंगे। फटाफट से अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। Who has the power to make laws on the residuary subjects? बच्चों, यहाँ पर बात कर दी गई है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की और हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट आर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो याद रखिए कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स होते क्या हैं। सो इफ यू डोंट रिमेंबर, लेट मी रिकॉल। हम लोगों की 3 लिस्ट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देयर आर 3 लिस्ट्स, है ना, जिसके थ्रू पावर को डिवाइड करा गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। कौन सी है वो 3 लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। अब बच्चों, जब संविधान बन गया था, 3 लिस्टें ऑलरेडी तैयार हो गई थी, सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए गए थे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, जब साल और आगे बढ़ते हैं तो बहुत से नए नए सब्जेक्ट्स आते रहे। अब सोचा गया कि भाई ये नए सब्जेक्ट्स का क्या करें, तो उन सभी नए सब्जेक्ट्स को एक नई लिस्ट में हिस्सा बना दिया उन सभी सब्जेक्ट्स का, विच वाज द रेसिडुअरी लिस्ट। और रेसिडुअरी लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे एक तरीके से लॉज बनाने की पावर दे दी गई हमारी केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो लॉज बनाने की पावर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में किसको मिली है? हमारी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। The first and the major test for democratic politics in our country was, सबसे पहला हमारी जो भारतीय लोकतंत्र था उसके लिए क्या था, सबसे पहले उसकी परीक्षा क्या थी? सो यहाँ ऑप्शंस में है कास्ट प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज या फिर क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। बच्चों, अगर बात की जाए सबसे पहली और सबसे अहम प्रॉब्लम की, सबसे अहम दिक्कत की, तो दैट वाज द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जब हमें ये था कि हमें अपने जो स्टेट्स थे उनके बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना था और वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट का हिस्सा बन के रहे। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। याद रखिएगा, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? ऑप्शंस को देखते हैं। ऑल द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर, union and the state provincial government. All the power is with the citizens. State government has all the powers या फिर power is concentrated with the central government. बच्चों, ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग यूनिटरी फॉर्म की बात करते हैं, यहाँ पे पहले ही आ गया यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1, है ना, एक यूनिट, है ना। तो यूनिटरी फॉर्म का ही मतलब होता है कि जब सारी की सारी पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है। Every power is with, all the powers are with the central authority, with the central government. हो सकता है कि स्टेट लेवल बनाया गया हो, लेकिन स्टेट लेवल हमेशा सेंटर के सबऑर्डिनेट रहेगा, नीचे रहेगा। जो सेंटर बोलेगी वही चीज मानी जाएगी। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम बोलेंगे कि पावर जो है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी विद इन अ यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। Which language has the status of national language in India? बहुत ही कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन होता था हम सभी लोगों के लिए जब हम 10वीं कक्षा में नहीं आए थे, क्योंकि सबको ऐसा मिसकंसेप्शन है बच्चों, या सबको ऐसा लगता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। बट असल में जिस बच्चे ने फेडरलिज्म का चैप्टर पढ़ा है उसको अब ये पूरे अच्छे तरीके से पता चल गया कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। और अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है।
तो यहां पर जब बात की गई है कि कौन सी लैंग्वेज के पास नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस है, तो हम बोलेंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, किसी भी भाषा के पास नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए। The state which violently demanded that the use of English for official purposes should be continued is, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ये मांग करी थी, वायलेंटली मांग करी थी, हिंसक होकर मांग करी थी कि इंग्लिश का जो यूसेज है वो कंटिन्यू होना चाहिए, इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन के रहनी चाहिए। कौन सा स्टेट था वो, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो बच्चों याद रखिएगा कि द स्टेट वाज तमिलनाडु। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए हम लोगों ने ये डिसाइड करा था कि जब ब्रिटिशर्स चले गए थे भारत से अपना राज खत्म करके, सो वी हैड डिसाइडेड कि यार उनकी जो भाषा है अंग्रेजी, अभी तक तो वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बट नाउ वी आर गोना लाइक स्टॉप यूजिंग इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, क्योंकि अब अंग्रेज गए तो अंग्रेजों की भाषा को भी बंद करेंगे हम। बट बिकॉज इंडिया के जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, दे वर most of them, like they are not that fluent with Hindi, right? Most of them speak English quite often. So they kind of violently demanded, you know, like this language should not stop as an official language and the use of English should continue. And somehow it took a violent turn. बहुत हिंसक भी ये चीज हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पर the correct option is तमिलनाडु। Next है, to make India a strong federation, we need, इंडिया को एक बहुत ही मजबूत फेडरेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित संविधान चाहिए, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड का मतलब होता है जिसको बदला ना जा सके, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, यानी कि एक ऐसी जुडिशरी, एक ऐसी न्यायपालिका जिसपे और किसी का जोर ना चले, जो इंडिपेंडेंट हो, कंट्रोल ना हो किसी के ऊपर, है ना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाने के लिए ऑब्वियसली वी नीड ऑल ऑफ द अबव, है ना। हमें एक लिखित संविधान भी चाहिए, हमें एक जो वो लिखित संविधान है वो रिजिड भी होना चाहिए। रिजिड का मतलब है कि उसमें जो है चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप उसको किसी भी दिन उठा के बदल डालो, बहुत इजीली बदल दो, नहीं। तो ठीक है, वो रिजिड भी होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, समय के साथ साथ चीजों में बदलाव भी आ सकते हैं उसमें, बट हाँ बेसिक वैल्यूज उसमें इतनी इजीली चेंज नहीं हो सकती। सो रिजिड भी होना चाहिए, रिटन भी होना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो होनी ही चाहिए, तभी इंडिया एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बन सकती है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज टेकन अप इन, एक बहुत बड़ा कदम जो है डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ उठाया गया था, कौन से साल में उठाया गया था? यहाँ पे साल पूछा जा रहा है, ऑप्शंस है 92, 93, 91 या 1990। तो बच्चों याद रखिएगा द ईयर इज 1992। तो 1992 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, जिसको हम इसलिए लेकर आए थे, हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदला क्यों था? इसलिए बदला था ताकि बच्चों हमारा जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको हम और ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत बना सके। ठीक है, सो वही डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हमने एक बहुत अहम कदम, एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द 8th क्वेश्चन। लेट्स लुक एट इट। ओके, क्या है क्वेश्चन देखिए। When power is taken away from the state government and is given to the local government, it is called as, जब बहुत सी पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल लेवल पे दे दी जाती है तो इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चों? इस चीज को बोला जाता है, सभी को पता होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। बल्कि यहाँ पर करेक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए, when power is taken away from, some of the power is taken away from the center and the state government and given to the local level, that is known as decentralization। यहाँ पे सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट मिसिंग है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन एक फिल अप है, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि होल्डिंग टुगेदर कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द डैश एंड द डैश। बच्चों एक होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन होती है वो किस किस के बीच में पावर को डिवाइड करती है? ऑब्वियसली अगर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है तब एक कंट्री ने ये डिसाइड करा है कि हम पावर डिवाइड करेंगे अपनी सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में, यानी कि जो सेंट्रल लेवल होगा उसके बीच में और जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा। दैट इज व्हाट इज डिसाइडेड इन अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। 10th क्वेश्चन में क्या है पढ़िए। डैश लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा। कौन सी वो लिस्ट है जिसके अंदर
जो देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि देश का डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, इन सभी सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है। तो विच लिस्ट इज दैट लिस्ट इज दी यूनियन लिस्ट। ऑलराइट, यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash in India enjoys a special status. This state has its own constitution. बच्चों ये सब प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, इसको पास्ट टेंस में कर लो। Dash in India enjoyed a special status. This state had its own constitution. तो भारत का वो कौन सा राज्य था जिसको एक स्पेशल स्टेटस मिल रखा था, जिसका अपना खुद का संविधान था, अपना खुद का झंडा वगैरह ये सब चीजें थी। तो दैट स्टेट वाज J&K, स्पेशल स्टेटस मिल रखा था, बट नाउ नॉट एनी मोर। हाँ, नॉट एनी मोर बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी एंड इट्स नॉट अ स्टेट, नो लॉन्गर अ स्टेट। और इसके जो स्पेशल प्रोविजंस थे वो भी अभी हटा दिए गए हैं बिकॉज इट्स टाइम टू इंटीग्रेट द स्टेट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। नेक्स्ट इज आवर 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन एक assertion रीजन का क्वेश्चन है। देखिए, assertion में बोला गया है कि जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है इट इज लोकल गवर्नमेंट। थर्ड लेवल जो गवर्नमेंट का है वो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो कि बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। और रीजन दे रखा है कि दिस मेड डेमोक्रेसी वीक, इससे लोकतंत्र कमजोर हो गया, विच इज कंप्लीटली अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज बच्चा लोग वी नो कि हमारा जो थर्ड लेवल है गवर्नमेंट का वो लोकल गवर्नमेंट तो है, लेकिन उससे हमारी डेमोक्रेसी और ज्यादा मजबूत हुई है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है, ना कि वीक बनी है। सो इट हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, नॉट वीक। ओके, नाउ नेक्स्ट 13th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द 13th क्वेश्चन? लेट्स लुक एट इट। यहां बोला गया है अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था 1992 में, जब संविधान को अमेंड करा था। तो दिस इज ऑब्वियसली ट्रू, यस, लिया गया था कदम, एक बहुत बड़ा कदम लिया गया था, है ना, 1992 में, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा गया था। करेक्ट रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। संविधान में इसलिए अमेंडमेंट लाई गई थी, संविधान को इसलिए बदला गया था ताकि जो थर्ड लेवल है डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का जो थर्ड टियर है यानी कि लोकल गवर्नमेंट है, उसको ज्यादा पावरफुल, ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके, विच इज ऑल्सो करेक्ट, है ना बच्चों। दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो यहां पर एक और चीज है, अब हमें क्या देखना है, क्योंकि दोनों सही है, तो नाउ वी हैव टू सी वेदर द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, है ना, जो कि बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि भाई अमेंडमेंट इसलिए लाया गया था ताकि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके हमारे थर्ड लेवल को। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि अमेंडमेंट लाई गई थी और यहाँ बताया गया है उसी का रीजन कि इस वजह से लिया गया था ताकि पावरफुल और इफेक्टिव बनाया जा सके। सो यहाँ पे वी विल राइट कि बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है, assertion सबसे पहले दे रखी है कि इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम। इंडिया में एक फेडरल किस्म का सिस्टम है, फेडरल किस्म की सरकार है, जो कि बिल्कुल सही है। यस, इंडिया डेफिनेटली हैज अ फेडरल सिस्टम। भाई नीचे लिखा है अंडर यूनिटरी सिस्टम, एक यूनिटरी सिस्टम के तहत ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजन में बच्चों स्टेटमेंट लिखी गई है कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे या तो सिर्फ एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके पास सारी पावर होगी, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट होगी भी तो भी वो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे रहेगी, उसके सबऑर्डिनेट रहेगी। हर जो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उसके उद्देश्य का पालन स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा, विच इज ऑल्सो ट्रू। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है, बट कहीं से भी रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन assertion का है ही नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे बोथ एन आर ट्रू, बट आर इज not the correct explanation of A. R is not the correct explanation of A. Remember this. Next है 15th question, चलिए देखते हैं। Assertion में दे रखा है कि the subjects which are not included in the union, state and concurrent list are considered as residuary subjects.
तो बोला गया है जो सब्जेक्ट यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के तहत नहीं आते हैं उनको एक नई लिस्ट में शामिल करा गया है जो कि है रेसिडुअरी लिस्ट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है ये तो। फिर है रीजन में बोला गया है द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड दैट केम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड दस कुड नॉट बी क्लासिफाइड। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये जो सब्जेक्ट्स थे ये बाद में इंक्लूड करे गए थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए थे, है ना, फिर उनको इंक्लूड करा गया था, तभी इनको उन बाकी लिस्ट में क्लासिफाई नहीं करा गया, इसलिए अलग से एक लिस्ट बनानी पड़ी। तो ये बात बोली जा रही है विच इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ही ट्रू है बच्चों। यहाँ पे आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज दी correct explanation of A. All right, next 16th question. Assertion दे रखी है कि it is very simple to make the changes in the basic structure of the constitution. संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव लाना काफी ज्यादा आसान है, काफी ज्यादा सिंपल प्रोसीजर है। क्या ऐसा है? ऐसा तो हाँ मजाक है ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑब्वियसली फॉल्स बच्चा पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज लाना एक बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। ऐसे किसी भी चेंज को लाने के लिए आप लोगों को दोनों ही जो हमारे हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, वहां पे 2/3 मेजोरिटी से उस चीज को पास कराना होगा, प्लस जो आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स है, जितने भी टोटल स्टेट है उसमें से आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी उसको मेजोरिटी से पास कराना होगा, तब जाकर आप लोगों का कोई बदलाव आ सकता है, विच इज अ वेरी इंपॉसिबल टास्क टू डू, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन है बोथ द हाउसेस ऑफ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली। बोला जा रहा है कि जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिपेंडेंटली अमेंड कर सकते हैं। मतलब लोकसभा का मन करे तो वो खुद भी कर लेगा अमेंड, राज्यसभा का मन करे तो वो भी अकेले में कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर false. Okay. Next. फिर से एक assertion reason है, assertion पढ़ लीजिए। Belgium and Spain has नहीं होगा, have होगा, have holding together federations. बेल्जियम और स्पेन के अंदर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो सभी को पता है, यस ये तो ट्रू है बात। A big country divides power between the constituent states and the national government. और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है? जब एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है कि हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं उनके बीच में पावर को डिवाइड करेंगे, तो ये भी ट्रू है यार। और यहां पर आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज दी आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्या है, पढ़िए। हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी जो है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह आइडेंटिफाई करा गया है, विच इज डेफिनेटली ट्रू। यस, नेशनल थोड़ी, ऑफिशियल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है रीजन में, इट हेल्प्ड इन क्रिएटिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द हिंदी स्पीकिंग पीपल ओवर द अदर्स। क्योंकि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, इस वजह से जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनका प्रभुत्व जमाने की कोशिश करी गई है देश पे। तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत है, तो दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है बच्चों। ओके, अब हम आ गए हमने शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स पे। अब कुछ क्वेश्चंस वैसे भी अटेम्प्ट करेंगे हम, चलिए देखिए। व्हाई वाज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड? बच्चों स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बट हाँ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो वी शुड नो द आंसर टू इट। ऑलराइट, व्हाट इज इट? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्यों फॉर्म हुई थी, क्यों फॉर्म करी गई थी? सो इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम आजाद हो गए थे बच्चों, उस टाइम पर इंडिया इस तरीके से नहीं था जैसे आज बाउंड्रीज डिफाइंड है हर स्टेट की, वैसे नहीं था। उस टाइम पे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में हम लोग डिवाइडेड थे। हमें जो है एक बहुत बड़ा टास्क मिला था कि हमें प्रिंसली स्टेट्स जो थे उसको इंडिया के अंदर शामिल करवाना था, तो वो भी बड़ी मेहनत मशक्कत से हमने करवाया। अब जो था, अब डिमांड उठती है कि किस तरीके से नए स्टेट्स को फॉर्म करना है, तो डिमांड उठने लगती है कि नाउ वी नीड टू ड्रॉ द बाउंड्रीज, वी नीड टू डीमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट
एंड तब जो है बहुत से लोग ये बोलने लगते हैं कि इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, कि एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट का हिस्सा बन के रहे। तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, इसको बनाया गया था 1954 में, ताकि वो रेकमेंड करे कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक लाइंस पे कैसे क्रिएट करा जाएगा, किस तरीके से जो है स्टेट्स की बाउंड्रीज को ड्रॉ करा जाएगा, उस पर्पस के लिए इसको क्रिएट करा गया था। ईयर याद रखिएगा। 20th क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि इन विच लिस्ट of the Indian Constitution does education as a subject come and why? एजुकेशन जो सब्जेक्ट है बच्चों, वो कौन सी लिस्ट में आता है, यूनियन में आता है, स्टेट में आता है, या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और जिस भी लिस्ट में आता है तो क्यों आता है उस लिस्ट में, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बता देंगे कि एजुकेशन जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन इसलिए आता है ताकि सेंटर और स्टेट दोनों ही उस पर लेजिस्लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों का ही हक बनता है कि वो एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, दैट इज द रीजन उसको कॉन्करेंट में शामिल करा गया, क्योंकि कॉन्करेंट में सारे वही सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों लेजिस्लेट कर सके, दोनों कानून बना सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which subjects are included in the union list? यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स शामिल हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि यूनियन लिस्ट के अंदर हमारे देश का जो डिफेंस है, हमारे देश के जो फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, करेंसी है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। ऑल राइट, सो एवरी सब्जेक्ट that concerns the nation, that is of national importance, is included in the union list. All right, 22nd question. Highlight 3 major distinctions between the federations of coming together type and holding together type. 3 major distinctions बतानी है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बीच में। मतलब कि बच्चों हमें सिंपली कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है, ये भी बताना होगा, साथ ही में दोनों के ही एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर को डिवाइड करेगी स्टेट्स और सेंटर के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से, और जो यूनिट्स हैं उनके पास अनइक्वल पावर्स होती है। तो जो स्टेट्स हो सकते हैं उनके पास अनइक्वल पावर्स हो सकती है। जैसे हमारे देश के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को थोड़ी डिफरेंट पावर दी गई थी, जम्मू कश्मीर को डिफरेंट पावर दी गई थी, उस तरीके से। इसका एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज याद रखिएगा। फिर आती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं और साथ में वो मिलाकर एक बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं। सबके पास इक्वल पावर होती है और दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। अपनी सॉवरेनिटी पुल इन करते हैं, अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं और अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करते हैं। यहां पर एग्जाम्पल आप लिखेंगे यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है, इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। नेक्स्ट इज द 23rd क्वेश्चन, लेट्स लुक एट इट। 23rd क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ आर द लेजिस्लेटिव पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से डिवाइडेड हैं। हाउ आर द पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम तीनों ही लिस्टों की बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का। तो वो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तीनों लिस्टों के बारे में लिखेंगे फिर हम। यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि नेशनल गवर्नमेंट ही इन पे लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही उन पे कानून बना सकती है। उसी के साथ कॉन्करेंट लिस्ट आती है। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। इसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। और जो यहाँ पर आप लोग एंड में ये भी लिख सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में ही कि देखो दोनों के पास पावर है लॉ बनाने की, सेंटर के पास भी है, स्टेट के पास भी पावर है कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की। लेकिन अगर कल को एक क्लैश होता है दोनों के बीच में तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, अगर स्टेट और सेंटर के बीच में क्लैश हो जाता है किसी चीज को लेकर इन सब्जेक्ट्स पे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। प्लस यू कैन ऑल्सो ऐड द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स
कि the subjects that came after the constitution was formed were added in another list, that is the residuary list, and only the central government has the power to make laws on that list. ठीक है, या फिर उन पर्टिकुलर चीजों पे लॉ बनाने की पावर सिर्फ हमारी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट आता है हमारा 24th क्वेश्चन, लेट्स लुक एट इट। 5 चेंजेस towards decentralization brought in the constitution after the amendment in 1992। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which has the highest chance of appearing in your examinations is this particular question. This question is very very important। ऑलराइट, कि 1992 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कौन कौन से चेंजेस को इंट्रोड्यूस करा था? सो रिमेंबर इट। सबसे पहला है कि इट वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, संवैधानिक रूप से मैंडेटरी कर दिया गया था कि अब जो है रेगुलर इलेक्शंस होंगे। दूसरी चीज, सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था एससीज, एसटीज, ओबीसीज के लिए, और महिलाओं को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्रिएट करा गया था ताकि लोकल बॉडी की इलेक्शंस को भी वो कंडक्ट करवा ले, और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया कि दे हैव टू शेयर सम ऑफ द पावर एंड सम ऑफ द रिसोर्सेज विद द लोकल बॉडीज। ठीक है, तो ये सारे बदलाव जो है लाए गए थे ताकि हमारा जो थर्ड टियर है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, उनको और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द 25th क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में डिस्टिंग्विश करना है या डिफरेंशिएट करना है। आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा इज द, देखो, ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है बच्चों, ग्राम सभा का मतलब है जितने भी 18 साल से ऊपर लोग हैं जो कि उस गांव में या जो उस पंचायत में रहते हैं, वो सारे ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। ग्राम सभा एक तरीके से पंचायत को सुपरवाइज करती है, पंचायत पे निगरानी रखती है। पंचायत इज द बॉडी ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स। ग्राम पंचायत वो सारे लोग हैं जिनको इलेक्ट करके चुना गया है ग्राम सभा द्वारा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के अंदर काउंसिल है, पूरी काउंसिल है जिसको इलेक्ट करके चूज करा गया है, जिसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको पंच बुलाते हैं, और उनका एक हेड होता है जिसको सरपंच बुलाते हैं। तो सरपंच और पंच सबको मिलाकर आप क्या बोलते हो? ग्राम पंचायत। ठीक है, विच इज द इलेक्टेड बॉडी ऑफ द पंचायत, एंड उनको सुपरवाइज कर रही है ग्राम सभा विच इज द बॉडी ऑफ ऑल दी वोटर्स इन दैट पंचायत। तो जितने भी वोटर्स हैं वो सभी ग्राम सभा है जो कि निगरानी भी रख रहे हैं, जो कि 18 साल से ऊपर हैं, और ग्राम पंचायत इज द बॉडी ऑफ द इलेक्टेड members. Now next is the 26th question. Let's move on to that. 5 features of the पंचायती राज system in India. पंचायती राज सिस्टम जो है बच्चों, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसके कोई भी 5 फीचर्स बताने को बोला है। बहुत सारे फीचर्स यहाँ लिखे हैं। तो एक रूरल बेस्ड सिस्टम है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, हर गांव में ग्राम पंचायत होती है, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है एडल्ट पॉपुलेशन द्वारा। पंचायत जो है इसी ग्राम सभा के सुपरविजन के तहत काम करती है। सारे वोटर्स मिलते हैं एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। तो ग्राम सभा की मीटिंग्स की बात की जा रही है कि ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो या तो 2 या 3 बारी मिनिमम साल में मिलते ही हैं। फ्यू ग्राम पंचायत फॉर्म द पंचायत समिति और द ब्लॉक और मंडल। तो कुछ फ्यू ग्राम पंचायत है जो कि मिलाकर ब्लॉक या मंडल भी बनाती हैं। 27th क्वेश्चन। मेंशन एनी 5 मेन फीचर्स व्हिच मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। कोई भी 5 मेन फीचर्स बताइए जो कि भारत को एक फेडरल देश बनाते हैं। तो क्या है वो 5 फीचर्स? सबसे पहली चीज है बच्चों, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बताना है। एनी 5 यू कैन राइट। सबसे पहला है कि 2 या मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो मिनिमम 2 लेवल तो होंगे ही, 2 से ज्यादा लेवल्स भी हो सकते हैं। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपना खुद का उसका दायरा होता है इन लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इवन दो दे गवर्न द सेम सिटीजंस। तो हरियाणा की सरकार भी उन्हीं लोगों को गवर्न कर रही है, भारत की सरकार भी उन्हीं लोगों को गवर्न कर रही है, लेकिन सबका अपना दायरा डिफाइंड है। लिस्टें है ना, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, सबका दायरा डिफाइंड है कि किस गवर्नमेंट के पास कौन सा काम है। पावर और फंक्शंस जो है हर लेवल के वो स्पेसिफाई और गारंटी करे गए हैं संविधान द्वारा, वही लिस्टों में डिवाइड कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो हमारी जुडिशरी है उसको पावर दी गई है कि वो डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकता है जो कि अराइज हो सकती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। एंड ऑल्सो इट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और साथ ही में जो फंडामेंटल प्रोविजंस है वो किसी एक लेवल द्वारा अकेले बदले नहीं जा सकते। किसी भी चेंज को लाने के लिए दोनों ही लेवल्स की रजामंदी मंजूरी
चाहिए, यूनिलैटरली चेंज नहीं किया जा सकता कुछ भी। 28वां प्रश्न आता है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इन 1992 इन इंडिया। बच्चों क्या था मेन उद्देश्य, क्या था उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो जिसको 1992 में लाया गया था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 92 वाज टू strengthen the three-tier system of governance, that is make the panchayati raj institutions and the urban local bodies more powerful and effective. तो बेसिकली हम लोगों का पूरा उद्देश्य यही था कि हमें जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसको और ज्यादा मजबूत करना है और उसको और सशक्त बनाना है और पावरफुल और इफेक्टिव बनाना है। ठीक है। 29th क्वेश्चन इज critically examine the concept of decentralization in India. Decentralization का जो कंसेप्ट है भारत के अंदर, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, क्रिटिसिज्म देना है उसके ऊपर कि वो ढंग से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, the need of decentralization is very much recognized in the Indian Constitution and various attempts have been made to decentralize power to village and towns. Panchayats in villages and municipalities in towns have been set up in all the states of the country. तो बोला गया है कि जो जरूरत थी डिसेंट्रलाइजेशन की, उसको संविधान में भी रिकॉग्नाइज करा गया है और बहुत से एफर्ट्स अटेम्प्ट्स किए गए हैं कि पावर को डिसेंट्रलाइज करा जाए, विलेज लेवल तक, टाउन के लेवल तक, लोकल लेवल तक, मतलब पावर प्रोवाइड करी जाए। ठीक है। हम लोग देखते हैं पंचायत विलेजेस में बनाई गई हैं, टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज को सेटअप करा गया है, एंड बट इन ऑल प्रैक्टिकल द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट वेरी अप्लाइड इन ऑल द स्टेट्स। प्रैक्टिकलिटी में उतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं हुआ है कंसेप्ट। लोकल बॉडीज डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर हैं, इलेक्शन ज्यादा रेगुलरली होते नहीं हैं और लोकल गवर्नमेंट्स के पास अपनी खुद की पावर या रिसोर्सेज है नहीं। ठीक है। तो वही वाली बात है कि ऑल्दो बहुत कोशिशें करी गई हैं, बहुत से सेवरल अटेम्प्ट्स डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, अमेंडमेंट भी लाई, ये सब हुआ, बट अभी भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं कि उतनी कोशिशों के बावजूद आज भी प्रैक्टिकलिटी में, असलियत में उतने अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट किया नहीं गया है। लास्ट क्वेश्चन और 30th क्वेश्चन यहाँ पे आया है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। बच्चों वही वाली बात है कि सबसे पहले जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि भाषा के बेसिस पे राज्यों को कंस्ट्रक्ट करा गया था, तो वो हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा थी, सबसे पहला टेस्ट था और बहुत मेजर टेस्ट था। ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो पूरा पोर्शन एक्सप्लेन कर देना कि 1947 में जब आज़ादी मिली थी, उस टाइम पे बहुत से सेवरल ओल्ड स्टेट्स थे इंडिया में, उनकी बॉर्डर्स को चेंज करा गया था ताकि नए स्टेट्स क्रिएट करे जा सके। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। तो इन बाउंड्रीज को रीड्रॉ इसलिए करा गया था ताकि जो लोग सेम भाषा बोलते हैं वो एक ही राज्य में साथ में रह सके। कुछ स्टेट्स को क्रिएट करा गया था लैंग्वेज के नहीं, बल्कि डिफरेंसेस के बेसिस पे, जैसे कल्चरल डिफरेंसेस, एथनिसिटी या ज्योग्राफी के डिफरेंसेस के बेसिस पर, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। जरूरी नहीं है कि हर स्टेट को भाषा के बेसिस पे ही किया गया था, कुछ स्टेट्स को एथनिसिटी, कल्चर, ज्योग्राफी के बेसिस पे भी किया गया था। जैसे एग्जांपल देखिए। फिर when the demand for the states on the basis of language was raised, जब इनिशियली ये मांग करी गई थी कि स्टेट्स के बॉर्डर्स जो है भाषा के बेसिस पे ड्रॉ किए जाने चाहिए, उस टाइम पे हमारे कुछ नेशनल लीडर्स थे जिनको ये डर था कि इन सब चीजों से एक तरीके से हमारा जो देश है वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। बट दैट इज वाई जो हमारी केंद्रीय सरकार थी बच्चों, बहुत लंबे समय तक इस आइडिया को मान नहीं रही थी। वो कह रही थी नहीं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स को नहीं क्रिएट करना चाहिए, है ना। But the creation of linguistic states has actually made the country more united and it has also made the administration easier. लेकिन जब हमने भाषा के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करा, so then we realized कि हमारा जो देश है वो और ज़्यादा यूनाइटेड हो गया, देश जो है वो और ज़्यादा मजबूत बन गया, एंड इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन और भी आसान हो गया। तो वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। हो सकता है कि डिसइंटीग्रेशन भी हो जाता, बट नाउ व्हेन वी हैव सीन ओवर द ईयर्स इट हैज़ रिमेन्ड अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, तो इस टेस्ट में तो पास हो गए, और बाकी आई थिंक फेडरलिज्म चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन जब आपके बोर्ड एग्जाम में अब आएंगे तो आप भी उनको धड़ल्ले से अटेम्प्ट करके पास क्या बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से करवा दिए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अपने सारे के सारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, ताकि वो भी पढ़ाई कर लें थोड़ी आप लोगों की तरह। और सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर।
एंड बाय बाय गाइस, बाय।